अपर्णा जी आप करवा दीजिए प्रेयर। जी मैम। ठीक है। सभी कमर गर्दन सीधी, एक सीध में बैठेंगे। अपने हाथों में ज्ञान और चैन मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस। अपने हाथों को जोड़कर अपने वक्ष स्थल के पास स्थापित करेंगे और पतंजलि योग सूत्र का जाप करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिर्नमानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिर्नमानतोऽस्मि। मंत्रों से उत्पन्न एनर्जी को महसूस करेंगे। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने आंखों पे स्पर्श कराएंगे। पुनः रब करते हुए अपने संपूर्ण चेहरे पे स्पर्श कराते हुए अपनी आंखें एक हल्की मुस्कान के साथ खोलेंगे। हरिओम। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो जैसा कि मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि रिसर्च स्टैट्स में हम लोग 2 तरह का स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, एक है हमारा डिस्क्रिप्टिव, एक है हमारा इन्फरेंशियल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और इन्फरेंशियल क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव में हम 3 चीज पढ़ते हैं आपका। एक तो जो है हम मीन मीडियन मोड निकालना सीखते हैं कि जो एवरेज वैल्यू है, फिर हम इसमें जो है मेजर ऑफ डिप्रेशन निकालते हैं, मतलब आपके मीन से कितनी दूरी पे कोई डेटा है। ठीक है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे निकालते हैं, कल हमने हाइपोथेसिस पढ़ा था। हाइपोथेसिस में जो है आप जो काम करते हैं, आपका जो रिसर्च होता है, जो आपका जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं कि आपके पास जो सैंपल है, जैसे आपने 50 सैंपल पे किया है, तो वो 50 डेटा 50,000 पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं। मान लीजिए आपने कोई मॉड्यूल ही तैयार किया है, अगर वो 50 लोगों पे जो आपका सैंपल है, वो अगर 50 लोगों पे अच्छा रिजल्ट आया है, तो वो जो है 50,000 डेटा जो आपका पॉपुलेशन है उस पे भी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो इसको जब हम सैंपल से पॉपुलेशन की तरफ देखते हैं तो जो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, और जब हम उसका एवरेज निकालते हैं अपने डेटा का, तो जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। तो इसमें स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट आपका 2 है, एक है डिस्क्रिप्टिव, एक है आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखिए जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने कल के क्लास में कहा था कि कल हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो कुछ तो आपके मन में आया होगा ना कि हमें कल क्या पढ़ना है या स्टैट्स में क्या होता है। मैम संख्याएं आई, ठीक है, वेरी न्यूमेरिकल्स गुड, आए, संख्या आएंगी। ठीक है, और न्यूमेरिकल आए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आए, डाटा वगैरह आया। वेरी गुड, डेटा आएंगे आपके पास। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है जब हम स्टैट्स का काम करते हैं ना, तो ये हम लोग कौन से फेज में, अगर हम लोग स्टैट्स पे आ चुके हैं तो हम लोग कौन से फेज में, रिसर्च का कौन सा फेज है हमारा? हम मैम लोग डाटा कलेक्शन।
डेटा मैम कलेक्शन नहीं है फेज ना, 2 ये में डेटा आएगा ना कलेक्शन मैम, हो जिसमें डेटा, मैम डेटा फेज कलेक्शन हो सेकंड, चुका है, आपके पास डेटा आ मैम चुका है। फेज 3 में आएगा। फेज 3 में आएगा, वेरी गुड। फेज 1 में तो आपने जो है सिर्फ प्लानिंग किया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपके वेरिएबल्स क्या होंगे, आपके टॉपिक क्या होगा, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, बस आपने प्लानिंग किया है, ठीक है, पेपर पेंसिल पे काम किया है। फेज 2 में आपने डेटा कलेक्शन किया है, स्टैट्स आपका फेज 3 है। तो फेज 3 होने का क्या मतलब है कि डेटा आपके पास आ चुका है, ठीक है, आपने जो रिसर्च किया है उसका डेटा आपके पास आ चुका है। तो अब हमारे पास जब डेटा आ चुका है, जैसे मान लीजिए आपका रिसर्च खत्म हो गया, आपका डेटा कलेक्शन खत्म हो गया है, तो उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नहीं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैम डेटा एनालाइज करेंगे ना उसमें, नहीं, जो हमारे डेटा पास डेटा एनालिसिस आया तो है। अभी हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले हमें डेटा को जो है समराइज करना होगा। समराइज करने का मतलब है कि अभी जो आपके पास डेटा है वो सिंगल सिंगल डेटा है। जैसे मान लीजिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वेट है, आपने 50 बच्चों का वेट लिया, तो आपके पास 50 क्वेश्चन हो गए ना। तो सबसे पहले उसको एक जगह आपको समराइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपके पास डेटा आ जाता है तो हम जो है सबसे पहले एक जगह समराइज करते हैं। समराइज कैसे करेंगे? समराइज हम एक्सेल सीट पे करेंगे। हम हमारे पास जितना भी डेटा आया है, हम जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे आपका वेट, आप लोग जितने भी एमडीवाई के स्टूडेंट हैं, आप मुझे अपना वेट दीजिए, हाइट दीजिए, अपना नाम दीजिए। मैंने आपसे कहा था ना डेटा ये करने के लिए। तो आपने क्या किया, मुझे समराइज करके दिया ना। पहले पहले आपने डेटा को समराइज किया, ठीक है। तो जब तक आप डेटा को समराइज नहीं करेंगे तब तक हम कोई एनालिसिस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डेटा तो अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आपका डेटा चाहिए, तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगी कि आप अपना वेट बताइए, आप अपना वेट बताइए। मैं बोलूंगी कि आप अपना डेटा समराइज करके लाइए, जैसे आपने मुझे दिया, ठीक है। तो जब हमारा डेटा कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम सबसे पहले उसको एक्सेल सीट पे जो है लिखते हैं, ठीक है, कि हमने 50 बच्चों पे किया तो 50 बच्चों का नाम क्या था, 50 बच्चों का जेंडर क्या था, 50 बच्चों का जो है उन्होंने किसने कंसेंट फॉर्म दिया था, किसने नहीं दिया था, किसने 20 से ही छोड़ दिया, किसका प्री डेटा हुआ था, किसका। इस तरह करके हम पूरा एक समराइज करते हैं अपने डेटा कलेक्शन का, ठीक है, एक्सेल सीट पे। जब वो एक्सेल सीट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम एनालिसिस का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने मुझे जो डेटा दिया है वो समराइज डेटा है। मैंने आपसे कहा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, आपका नाम क्या है, आपका वेट क्या है, आपका हाइट क्या है, मैंने कहा था ना लिख के लाने। तो आपने मुझे एक एक्सेल शीट पे बना के दिया, तो वो मेरे लिए डेटा तो वही हो गया ना। तो सबसे पहले आप समराइज करते हैं, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद आप उसको एनालिसिस करते हैं। तो समराइज में बहुत बार हम डेटा का टेबुलेशन भी करते हैं, ठीक है, टेबल की तरह बनाते हैं और उसके बाद अपने डेटा को सॉफ्टवेयर में देते हैं। फिर उससे जो है हमारा जो भी उसका ग्रामर है सॉफ्टवेयर का, उसके हिसाब से हम जो है काम करते हैं, ठीक है। तो टेबुलेशन करना, समराइज करना, ये सबसे पहला काम है जब आपके पास आपका डेटा आ जाता है। तो अब है आपका स्टैटिस्टिक, यही यही हुआ जो आप इसको बिल्कुल रिफाइन करते हैं ना, हर चीजों को अलग अलग करते हैं, एक तरीके से करते हैं। यही आपका जो है, जो भी आप डेटा पे काम कर रहे होते हैं, यही आपका स्टैट्स है। तो इसीलिए इसमें लिखा है टूल टू समराइज एंड इंटरप्रेट द डेटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर दैट डिस्क्राइब द सैंपल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर दैट डिस्क्राइब द सैंपल। तो अब हम अपने सैंपल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हम आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, सैंपल स्टैटिस्टिक, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सैंपल। हम जब सैंपल स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे तो क्या होगा, उसको हम सैंपल बोलते हैं, ठीक है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगा तो क्या होगा, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। देखिए, इसमें एक चीज आप रखिएगा ध्यान, जब हम सैंपल पे काम कर रहे होते हैं ना, जब सैंपल स्टैटिस्टिक्स होता है तो हम सैंपल ही बोलते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन पे होगा ना, ठीक है, जब हम पॉपुलेशन पे काम करते हैं, जब हम पॉपुलेशन वाले डेटा पे काम करते हैं तो उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। आया समझ में? जब हम सैंपल पे काम कर रहे होते हैं, जब हम सैंपल का डेटा, तब तो वो हमारा सैंपल ही है उस टाइम में, ठीक है। लेकिन जब हम इसी सैंपल को
जब हम इस सैंपल से हम अपने पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि मेरा जो रिजल्ट है वो पूरे पॉपुलेशन पे हो सकता है एप्लीकेबल या नहीं, तो उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। स्टैट्स में हम पॉपुलेशन को हमेशा पैरामीटर से अगर कहीं पैरामीटर लिखा हुआ है इट मींस कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्ड, ठीक है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको बता ही दी कि वो सारे इन्फ्लुएंसेस जो आप अपने सैंपल से आपके पॉपुलेशन पे वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, वो हम देखते हैं इससे, ठीक है। देखिए ये लिखा है ना, पॉपुलेशन पैरामीटर, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो जब भी पैरामीटर वर्ड होगा वो जो है आपका पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जब भी स्टैटिस्टिक्स वर्ड होगा वो आपके सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए अब हमारा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो है मीन है, मीडियन है और मोड है, ये तीन चीज होता है जिससे आप क्या निकालते हैं, किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात बोलते हैं या सेंट्रल टेंडेंसी की बात बोलते हैं, तो उसमें हम तीन चीज निकालते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तीनों को निकालने का तरीका अलग अलग है, और जिस तरह का हमारा डेटा होता है ना, कल जैसे परसों में आपको टाइप्स ऑफ स्केल पढ़ाई थी, तो ये स्केल के हिसाब से ही जो है आपका काम होता है। जिस हिसाब से हमारा डेटा होता है उसी हिसाब से हम उसमें मीन लगाते हैं, उसी हिसाब से हम मीडियन लगाते हैं, उसी हिसाब से उसमें मोड लगाते हैं। अभी आगे के क्लासेस में ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, किस डेटा में मीन आता है, किस डेटा में मीडियन आता है, किस डेटा में मोड आता है। लेकिन ये तीनों एक ही काम करता है कि वो डेटा का एवरेज निकाल के आपको दे देता है, ठीक है। अब देखिए मेजर ऑफ स्प्रेड क्या होता है। मेजर ऑफ स्प्रेड है आपका रेंज, वेरियस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे मान लीजिए आपने मुझे अपने क्लास का हाइट निकाल के दिया, मैं आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबका हाइट मेरे पास है कि इस क्लास में कितने कितने हाइट के बंदे हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका हाइट कितना है, ठीक है। तो अगर हम मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे तो इससे क्या 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 पता चलेगा। जब हम आपके क्लास का मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे तो इससे हमें क्या पता चलता है। मैम बताया ना आपने, एवरेज निकालते हैं उससे। वेरी गुड, एवरेज पता चलता है एवरेज कि ऑफ आपके हाइट। क्लास की हाइट का एवरेज कितना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है रश्मि जी बैठी है, अब वो कहती है कि मैडम आपने मीन, मीडियन, मोड तो निकाल लिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा हाइट कितना है, ठीक है। अब मुझे देखना होगा कि मेरे क्लास में मेरी सिंगल, मैं अगर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा हाइट एवरेज से कितना कम है और कितना ज्यादा है। तो इसके लिए हम लोग जो है मेजर ऑफ स्प्रेड करते हैं, उसमें जो है हम रेंज से निकालते हैं, वेरिएंस से निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते हैं, ठीक है। मेरे क्लास में अगर कोई सिंगल बच्चा मेरे से पूछता है कि मैम मेरा एक, हम ये देखिए ये जो हम एवरेज निकालते हैं ना, ये एक आपका स्टैंडर्ड वैल्यू आया कि आपके क्लास का एवरेज हाइट में मुझे मतलब जब मैं आपका एवरेज हाइट निकाली तो मान लीजिए कि जो है 5 फीट आया, ठीक है। एवरेज हाइट आपके क्लास का 5 फीट था और आपकी हाइट जो है 5'5" है, ठीक है। तो आपका एवरेज हाइट से कितना ज्यादा हुआ, आपका मीन जो है आपके हाइट का मीन में निकाली तो मीन वैल्यू 5 फीट आया आपके क्लास का, ठीक है। और आपके क्लास में से ही एक स्टूडेंट का, मान लीजिए अपर्णा जी का ही जो है 5.5 फीट आया, तो अपर्णा जी मीन वैल्यू से कितना कितना ज्यादा हुई, 0.5, ठीक है। तो ये चीज हुआ। तो आपको जो है जब मीन वैल्यू से, मतलब जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू आया है हमारे हाइट का, उससे आप कितना ज्यादा है और कोई डेटा कितना कम है, वो हम इससे जानते हैं, मेजर ऑफ स्प्रेड से, ठीक है। इससे ही हम जो है, जो हम कंपेयर करते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए कि आपका रिसर्च का ही टेस्ट हुआ, टेस्ट आपका 100 नंबर का था, ठीक है। 100 में से मान लीजिए कि जो आपका जो एवरेज आया वो 50 आया, मैं बस एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। 100 मार्क्स का था और आप लोगों के क्लास का जो एवरेज मार्क्स आया, जो मीन मार्क्स आया वो 50 आया,
तो आप उसमें एक सिंगल स्टूडेंट को देखना है कि एवरेज मार्क्स मेरा जो है 50 आया, तो मैं जो है एवरेज से कहाँ हूँ, नीचे हूँ, ठीक है, ऊपर हूँ, मेरा रैंक हाई है, लो है। तो इसके लिए हम इसको एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि मीन मीडियन मोड मेरे डेटा का एक स्टैंडर्ड हो गया। जैसे मैंने आपको हाइट का डेटा बताया कि एक हाइट जो है 5 फीट हमारा जो है एक एवरेज हाइट हो गया। और जब हम अब उस हाइट से, उस एवरेज हाइट से, उस क्लास में जो आपका एवरेज हाइट है उससे ज्यादा है, उससे कम है, वो हम चेक करते हैं मेजर ऑफ स्प्रेड से, ठीक है। और मेजर ऑफ स्प्रेड सबसे जो तरीका है नापने का आपका, वो है रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और इन सबका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो है रेंज। जो स्प्रेड निकालने का जो सबसे लोएस्ट जो है आपका तरीका है वो होता है रेंज, और जो सबसे अच्छा तरीका है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। आया समझ में? यस यस मैम। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कोई भी डेटा हमारा होता है तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हैं। डेटा को हम पहले अरेंज करते हैं, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, फिर उस डेटा पे जो है हम अपना मीन मीडियन मोड निकालते हैं। डेटा देखते हैं कि मेरे डेटा में क्या चीज एप्लीकेबल होगा। मैं डेटा में मीन यूज करूंगी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, कि मीडियन यूज करूंगी, कि मोड यूज करूंगी, वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेजर ऑफ स्प्रेड हो गया रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कि मीन स्कोर से जो एवरेज स्कोर है उससे कोई भी डेटा कितना दूर है, ठीक है। मीन स्कोर से कोई भी डेटा या एवरेज स्कोर से कोई भी डेटा कितना नीचे है, कितना ऊपर है, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम इतना ही काम करते हैं। हमारा काम होता है एवरेज वैल्यू निकालना और फिर ये देखना कि हर एक डेटा मेरे एवरेज वैल्यू से कितना ज्यादा है, कितना कम है, ठीक है। अब मीन कैसे निकालते हैं, किसी को पता हो? मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी को क्लास में आता हो? एक्स मैम, एक्स बार सिग्मा हाँ एफ एक्स अपॉन हाँ एन, हम्म, एक्स बार ठीक है, इक्वल्स टू हाँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है। चलिए, तो मीन वैल्यूज हम ठीक एवरेज की तरह निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम एवरेज निकालते हैं सेम वैसे ही हमारा मीन निकलता है। जैसे यहाँ पे मीन निकाला गया, इसका जो है आप मीन निकाल के कोई बता सकते हैं कितना आएगा? 1 2 3 4 5 का मीन वैल्यू कितना आएगा इसका? जो फर्स्ट 5 डिजिट है अगर उसका मीन निकालना हो तो इसका मीन कितना आएगा? मैम 3। वेरी गुड, ठीक है। 3 कैसे आया? कि आपका जितना वैल्यू था 1 2 3 4 5, उसको आपने सबको ऐड कर दिया, ऐड करके क्या आया आपका? 15 आया। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है 5। तो हम 15 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं और 5 से 15 कट जाता है तो 3 बचता है, ठीक है। तो 3 आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम मीन निकालते हैं। मीन निकालने कुछ भी नहीं है, जैसे आप अपना एवरेज निकालते हैं वैसे ही मीन निकालना होता है, ठीक है। तो ये मीन निकालने का तरीका है कि सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जितना भी नंबर दिया हुआ है उसको सबको ऐड कर लीजिए, और जितना भी नंबर है, जैसे यहाँ 5 नंबर दिए हुए तो उसको डिवाइड कर दीजिए, और जो कट के जो भी आएगा वो आपका मीन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मीन सबसे ज्यादा यूज होता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी में, मतलब जो हम एवरेज निकालते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो मीन ही यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा डेटा है आपके पास, एंजाइटी का डेटा हो, डिप्रेशन का डेटा हो, वेट का डेटा हो, हाइट का डेटा, जो भी आपके पास डेटा है उसमें सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं वो मीन ही करते हैं। चलिए, अब मीडियन कैसे निकालते हैं? कोई मीडियन निकाल के बताइए इसका। 1 23 3 5 4। 1 23 3 5 4, मीडियन क्या होगा इसका? मैम मीडियन जो होता है वो सेंटर की एक संख्या होती है, मतलब कि आधे वेरी गुड, उसमें वेरी इतने गुड, होते वेरी हैं गुड। और जो मीडियन होता है, मीडियन मतलब मिडिल का,
तो जो मिडिल नंबर है वही आपका मीडियन होता है। सबसे पहले आपको उसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3 4, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ देखिए, यहाँ डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था। यहाँ 1 के बाद 23 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है। तो सबसे पहले हम जो है 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है, तो फिर 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4 भी है, 5 भी है, उसके बाद हम लिखेंगे 23। डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद जो मिडिल वैल्यू आएगा, मतलब 2 डेटा इधर हो गया, 2 डेटा इधर हो गया, तो मिडिल वैल्यू क्या हो गया हमारा, 4। 4। तो हमारा मीडियन कितना हो गया मैम 4। ठीक है, मीडियन हमारा 4 हो गया। अच्छा चलिए, ये तो आपका जो है ऑड नंबर था, 1 2 3 4 5। ऑड नंबर में तो आराम से निकाल लेंगे कि 2 डेटा इधर हो गया, 2 डेटा इधर हो गया, जो मिडिल का डेटा है वो हमारा मीडियन हो गया। अगर ये इवन नंबर रहता तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक 2 भी रहता, तो हमारे पास कितना डेटा हो जाता, 6 डेटा हो जाता। अभी तो 5 है, तो 5 में तो 2 इधर आपने ये लेफ्ट से अलग कर दिया, फिर राइट से अलग कर दिया, तो जो बीच का बचा जो है, ऑड में तो निकालना बहुत आसान है कि जो है जो दोनों तरफ से के बीच का जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक 2 भी रहता, ठीक है, या 23 के बाद चलो मैं कर देती हूँ 24, मान लो यहाँ पे 24 भी रहता, तो फिर मीडियन कैसे निकालते। अगर आपका इवन नंबर में रहता, 6 डिजिट का नंबर रहता यहाँ पे, तो फिर आप मीडियन कैसे निकालते। मैम पहले टोटल करते हैं क्या इनको? सोचिए, किसी को आता है मीडियन निकालना यहाँ पे इवन नंबर का, कोई भी। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, जो ये 4 और 5 है ना, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाता ऐड होकर के, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता। ये जो 2 नंबर, ये जो बीच का दो दो नंबर होगा ना आपका 4 और 5, ये ऐड होकर के डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो सिंगल नंबर आएगा उसी को हम यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद फिर जो है हमारा 6 के बाद फिर 5 डिजिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4 और 5 को हम ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो जो सिंगल डिजिट नंबर आएगा वो एक ही नंबर होगा ना, तो फिर 5 से हो जाएगा 6, सॉरी 6 से हो जाएगा 5, तो बीच वाला जो नंबर रहेगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। जो बीच वाला नंबर होता है ना उसको ऐड करके उसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा मीडियन वैल्यू आ जाता है। तो अभी तक आपका देखिए मीन मीडियन मोड निकालने नहीं आता है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन तो अभी तक मैं नेट में देखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि व्हेन डेटा आर स्क्यूड मीडियन इज यूज्ड। तो अभी स्क्यूनेस अभी मैं नहीं पढ़ाई हूँ आपको, जब हम पढ़ेंगे तो फिर बात करेंगे। जब हम बेल कर्व पढ़ेंगे तो उस दिन मैं आपको सब बताऊंगी कि डेटा कैसे कैसे फिगर में बनता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक का होता है डेटा आपका, ठीक है। तो उस दिन हम ये डिस्कस करेंगे। अब है मोड। मोड क्या हो गया, मोड क्या हो गया। अब जैसे कि जो है, जब बहुत ज्यादा रिपीटिंग वैल्यू होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं ना, जो बार बार होता है, जैसे कि हम जब ग्राफ भी बनाते हैं तो एक तरफ एफ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना, और एक तरफ एक्स एक्सिस से जो बनाते हैं 0 to x, वो जो है एफ होता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो बार बार आपके डेटा में आ रहा है। तो बहुत बारी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कोई डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वही हमारा मोड होता है। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, तो यहाँ 2 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है जो डिजिट, वो हमारा जो है मोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोड कितना आ गया, 2। 2, ठीक है। तो ये हमारा मोड हो गया, जो बार बार आ रहा है वो हमारा मोड हो गया, ठीक है। रेंज क्या था, रेंज क्या बताई थी मैं आपको, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब कि
एवरेज वैल्यू से आपका डेटा कहाँ है, एवरेज वैल्यू से आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आपकी एवरेज हाइट क्लास की 5 फीट है तो आप एवरेज डेटा से कितना कम है और कितना ज्यादा है, वो आपको रेंज बताता है। ठीक है, तो रेंज सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। अब देखिए रेंज इसमें कैसे निकाला गया है। देखिए रेंज है इसमें मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है 123,354, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है 23. 23। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा 23 हो गया। उसमें माइनस कर देंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना है 123,354, मिनिमम वैल्यू कितना है यहाँ पे 1. 1। तो जब हम 23 में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा जो है रेंज कितना आ जाएगा 22. 22। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक सबको? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट हो, किसी को भी? किसी को भी कोई डाउट हो, किसी भी स्टूडेंट को? नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए ये है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो है आपको आज पढ़ा दूं मैं? यस मैम। ठीक है, चलिए एक्स क्या चीज का रिप्रेजेंट करता है आपका? मीन। हाँ, ये मीन तो एक्स बार आपका कर रहा है यहाँ पे, ये जो एक्स बार है ना ये आपका नंबर्स ठीक नंबर्स है, नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका डेटा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इतना डेटा हम लेके चले हैं। तो इस नंबर का जो मीन कितना आया था हमारा 3 आया था। ठीक है, फिर हम इसमें 1 2 3 4 5 को क्या कर रहे हैं, मीन को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, एक्स में से जो है एक्स बार माइनस हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है -2 -1 0 ++1 +2, यही आ रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, मैम उसका स्क्वायर. उसके होल बाद हम स्क्वायर. इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यस मैम. है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे 2 को जो है हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, यस मैम. -1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 तो खैर जिसके साथ भी जाएगा 0 ही बना देगा। +1 का करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा दिया हुआ है कि इसको ऐड करके कितना आ रहा है। तो अब इसमें आपका दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है, ये फॉर्मूला है। तो x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n जो है आपके किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, n जो है आपके पॉपुलेशन को करता है रिप्रेजेंट, और n-1 किसको करता है, सैंपल। सैंपल। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को भी पॉपुलेशन और सैंपल में? ठीक है, चलिए पॉपुलेशन और सैंपल में किसी को डाउट नहीं है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। आप लोग सब लोग ओबीसीटी पे कर रहे हैं काम। ठीक है, जो आपका टॉपिक है वो ओबीसीटी पे है। ओबीसीटी में मान लीजिए मैं आपको एक एज ग्रुप देती हूँ 40 से लेके 45 ईयर्स के एज ग्रुप देती हूँ। तो 40 से 45 ईयर्स में फीमेल्स का दे रही हूँ मैं आपको कि फीमेल्स में 40 और 45 में जो है आपका जो है ये आपका एज ग्रुप है। ठीक है, तो आप इसको जो है कैसे स्क्रीन कैसे करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि उसकी पॉपुलेशन, इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन क्या है और आपको कितना सैंपल लेना है उससे? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. मैम हाँ, जो ये 40 से 45 एज के लोगों को हम लेंगे तो वो पॉपुलेशन हो जाएगी, उनमें से अगर फीमेल निकालेंगे तो सैंपल होगा। नहीं मैं वही पूछ रही हूँ कि आप सबने कहा कि सबको पता है कि पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैंने आपको एक एज ग्रुप दिया, एज ग्रुप जो है 40 से 45 ईयर्स के फीमेल्स का है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इसमें से आप सैंपल कैसे निकालेंगे और आप पॉपुलेशन को कैसे जानेंगे। मान लीजिए कि आपने यही एज ग्रुप लिया है,
ठीक है, एज ग्रुप आपका 40 से 45 ईयर्स तक का है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा पॉपुलेशन जो है कितना है और मुझे जो है कितना सैंपल लेना है? क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे? मैं आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मैंने आपको एज 40 ग्रुप से दिया है। 45 एज ग्रुप में जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको पहले पॉपुलेशन में काउंट करेंगे, उसके बाद ठीक है। जितना ऑब्वियसली पीपल फीमेल है वो सैंपल में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप सैंपल कितना लेंगे उसमें से? मान लीजिए कि 50,000 का जो है पॉपुलेशन है आपके, देखिए 40 से 45 ईयर्स की जितनी भी लेडीज है वो जो है 50,000 जो है लेडीज है। ठीक है, 50,000 में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सैंपल कितना लेना है? जितना ओबेसिटी पर्सन होंगे उसमें हाँ, उनको ही हम लोग सैंपल में गिनेंगे। तो ओबेसिटी आप कैसे काउंट करेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा आपको? प्रीवियस स्टडीज डेटा मैम। इसको देखिए रिसर्च में कहते हैं स्क्रीनिंग करना। जब भी आप सैंपल लेते हैं ना तो सैंपल को स्क्रीन करते हैं। 40 से 45 ईयर्स की लेडीज है, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं कि सबको जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो 100% को। उसमें बहुत सारी लेडीज तो ऐसी भी होगी ना कि जो ओबीज नहीं होगी, है ना? बहुत सारी लेडीज तो ऐसी भी होगी ना। आपका पॉपुलेशन 40 से 45 ईयर्स का मान लीजिए 50,000 है, फीमेल पॉपुलेशन। तो उसमें बहुत सारी लेडीज जो है आपकी ओबीज होगी, बहुत सारी जो है ओवर भी होगी, बहुत सारी नॉर्मल भी होगी। ठीक है, तो आपको स्क्रीन करना होगा। स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताई नहीं थी कि बीएमआई जो है हमें देखना होगा। अगर बीएमआई 24 25 है इसका मतलब जो है वो ओबेसिटी में आ चुके हैं। जब हम हाइट और वेट का डेटा लेंगे तो हाइट और वेट से हम क्या निकाल लेंगे, उनका बीएमआई निकाल लेंगे। जब हम बीएमआई निकालेंगे तो उससे हमें पता लगेगा ना कि उनका जो है उनका मतलब वो ओबीज में है कि नॉर्मल है। आपने डेटा निकाल के दिया था ना, कल देखे थे ना हमने जो है डेटा। ठीक है, यस मैम। तो हमें स्क्रीन करना होगा पहले। जो पॉपुलेशन तो हमें समझ में आ गया कि 50,000 में मान लीजिए 25,000, मैं बस ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, कोई रियल डेटा नहीं है ये। ठीक है, 50,000 में मान लीजिए कि 25,000 जो है आपकी ओबीज पर्सन मतलब ओबीज लेडी है। तो जितनी 25,000 मेरी क्या हो गई, वो 25,000 जो ओबीज लेडी है वो मेरे लिए क्या क्या हो गई? पॉपुलेशन। वेरी गुड, पॉपुलेशन हो गई ना। हम तो ओबीसिटी पे ही तो हम काम कर रहे हैं, तो हम तो अपने सैंपल में उसी सैंपल को लेंगे ना जो जो ओबीज में आएंगी। और ओबीज हम कैसे जानेंगे? पहले उनका हाइट लेंगे, वेट लेंगे, फिर फॉर्मूला लगा करके जो है हम देखेंगे कि उनका बीएमआई कितना आ रहा है। तो जिसका बीएमआई 24 25 आ रहा है इट मीन्स वो ओबीज में आ चुकी हैं। तो हम उसी तरह जब हम इस पॉपुलेशन मान लीजिए मेरा 25,000 है, 25,000 में मान लीजिए कि हमें 25 लेडीज पे ही जो है करना है, तो हम सबसे पहले उनको क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे ना। अगर ओबेसिटी मेरा टॉपिक है तो जितनी ओबीज लेडी है उसी को तो हम सैंपल लेंगे। हम कोई पतली दुबली लेडीज को या जिनका नॉर्मल हाइट और वेट है उनको थोड़ी ना लेंगे अपने सैंपल में। हम अगर मोटापे के ऊपर काम कर रहे हैं, ओबेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम तो ओबेसिटी का ही डेटा जो सैंपल होगा वो ओबीस पर्सन ही होगा ना हमारा। जैसे कोई डायबिटीज के ऊपर काम कर रहा है तो उसका सैंपल क्या होगा, डायबिटीज वाले पर्सन होंगे। डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, तो हमें पहले स्क्रीन करना होगा। जैसे हमें डायबिटीज वाले को लेना है तो उनका ब्लड शुगर चेक करना होगा कि उनका ब्लड शुगर कितना है। अगर ब्लड शुगर जो है नॉर्मल से ज्यादा है इट मीन कि वो डायबिटिक पर्सन है। फिर आपको उसमें वो भी देखना होगा कि वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। टाइप 1 का ट्रीटमेंट, जो डायबिटीज टाइप 1 होता है उसका जो है ट्रीटमेंट अलग है, जो टाइप 2 है उसका ट्रीटमेंट, मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। दोनों डायबिटीज ही है लेकिन दोनों टाइप 1 और टाइप 2 की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। ठीक है, तो उसी तरह जब आप ओबीस पर्सन पे करेंगे तो आपके जो सैंपल्स है वो सारे जो है 24 25 बीएमआई होना चाहिए उनका। तो आप उन्हीं सैंपल्स पे फिर काम करेंगे, उसको स्क्रीनिंग करना कहते हैं।
इस प्रोसेस को जो हम सबसे पहले अपने सैंपल को चुनते हैं कि वो हमारा सैंपल हमारे सैंपल में आने लायक भी है कि नहीं, या हम उनका डेटा ले सकते हैं कि नहीं, उसको इस प्रोसेस को हम स्क्रीनिंग कहते हैं कि आपने अपने इस रिसर्च में स्क्रीनिंग कैसे की। तो स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है कि आपने अपने सैंपल को कैसे लिया, मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस यूज किया कि आपको पता चला कि यही आपका सैंपल है। जैसे मेरा स्क्रीन टाइम पे था, तो जब मैं स्कूल गई तो बच्चों के ऊपर जो है मैं एक क्वेश्चनेयर बनाई थी कि उनका डाइट कैसा है, उनके फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, उनका स्क्रीन टाइम कितना है। तो जिस बच्चे का भी 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम था वही मेरे सैंपल में थे। तो इस प्रोसेस को स्क्रीनिंग करना कहते हैं। तो पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार पॉपुलेशन सैंपल बोल रही हूँ, लेकिन किसी ने पूछा नहीं मेरे से ये क्वेश्चन। पॉपुलेशन वही है जो आपके रिसर्च के लिए जितने लोग भी इलिजिबल है, चाहे वो 50 लाख हो चाहे 5 लाख हो, ठीक है, वो आपके पॉपुलेशन हो गए। और उसी एज ग्रुप पे और उसी जो है डिजीज लोग जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, उसमें से आप जितना भी सैंपल साइज आपका आ रहा है वो आपका जो है सैंपल हो गया, क्योंकि आप तो कुछ लोगों पे ही कर रहे हैं। तो एन जो है आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, पॉपुलेशन को, और n-1 क्या कर रहा है, सैंपल को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है आपका ये सबसे अच्छा जो है, अगर आपको अपना पता करना है कि आप एवरेज से जो है आपका डेटा कहाँ है। जैसे मान लीजिए आपका नेट का ही रिजल्ट आया, ठीक है, नेट का रिजल्ट का कट ऑफ होता है ना, एक कट ऑफ होता है कि इतने मार्क्स से इतना मार्क्स नेट होगा, इतना मार्क्स से इतना मार्क्स जो है जेआरएफ होगा, ऐसे ही आता है ना कट ऑफ आपका। तो वो जो कट ऑफ से आप देखते हैं ना कि उस कट ऑफ से आप कितने दूरी पे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हेलो, हाँ जी मैम। हाँ, कुछ बोल रही हैं आप? नो मैम, नो। अच्छा अच्छा, तो मान लीजिए कि उस कट ऑफ से हम चेक करते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि वहां पे जो है 120 है, मान लीजिए कि 120 जिसका भी है वो नेट क्वालिफाई कर गए। ऐसा होता नहीं है कभी, मैं बता रही हूँ आपको कि 120 मार्क्स जिसका भी है, तो आप देखेंगे ना कि 120 से आपको कितना कम आया है। तो जो आपका नेट का रिजल्ट भी तैयार होता है वो सभी इसी एनालिसिस को लगाते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते हैं, उनके पास कोई अलग ये नहीं रहता है। उनके पास जितना भी आपका नेट जेआरएफ का डेटा बनता है, जो उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। और आपको जब मैं बेल कर्व पढ़ाऊंगी ना, तो बेल कर्व पढ़ने के बाद आपकी ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी बेल कर्व मैं नहीं पढ़ाई हूँ आपको, जब आप बेल कर्व पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि ये है क्या, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, बेल कर्व जो है बेल कर्व इसमें नहीं है शायद। देखिए, आज मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, होमवर्क भी है आपका। जो भी डेटा मेरे पास आपने दिया है उस सारे डेटा का आपके हाइट का मीन मीडियन मोड चाहिए मुझे। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको बेल कर्व पढ़ाऊंगी तो वो डेटा चाहिए मुझे, मैं उसी से फिर पढ़ाऊंगी आपको। सबके पास वो डेटा है? यस मैम। सबके पास है वो डेटा? कोई ऐसा है जिसके पास वो डेटा नहीं हो? मैं जिस डेटा की बात कर रही हूँ, मैम वो डेटा जो ये डेटा सबके पास है? नो मैम। तो मैम आप एक ये काम जो डेटा है मैम, हाँ हाँ बोलिए। मैम ये जो डेटा था मैम, मैंने सिर्फ आपको व्हाट्सएप किया था, मैंने ग्रुप में नहीं डाला था मैम, तो इसलिए किसी के पास ये अच्छा डेटा नहीं ठीक है, होगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप ये सारा नाम हटा करके, ठीक है, ये नाम मत रखिएगा इसमें। आप लोग ने रियल नेम तो नहीं डाला है ना इसमें? नो मैम। ये तो सबका जो है रियल नेम किसी का भी नहीं है इसमें, कोई ऐसा हो जिसका रियल नेम दिया हो? ठीक है, तो आप इसी नेम के साथ, अगर किसी का रियल नेम नहीं है इसमें, तो इसी नेम के साथ इस डेटा को ग्रुप पे डालेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क ये है
कि आपको अपने वेट का, जो आपके क्लास का वेट है, जो आपके क्लास की हाइट है, इसका आप मीन, मीडियन, मोड तीनों निकाल के लेके आएंगे, और बीएमआई भी। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। आप सबको होमवर्क समझ में आ गया कि आपके क्लास का जो वेट है, हाइट है और बीएमआई है, ये तीनों जो है अपने क्लास का आप लेके आएंगे। इन तीनों का आप मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे और मोड भी निकालेंगे। मान लीजिए अगर कोई डिजिट ऐसा हो हाइट में, वेट में, जिसका मीडियन नहीं निकल पा रहा है या जिसका मोड नहीं निकल पा रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन ये होमवर्क सबको करके लाना है। आपके क्लासरूम में एवरेज हाइट कितनी है, उसका मीन, मीडियन और मोड तीनों लेके आना है, हाइट का, वेट का और बीएमआई का। होमवर्क सबको समझ में आ गया क्या है? यस मैम। यस मैम। ठीक यस है, मैम। तो आपको वेट, हाइट और बीएमआई, ये तीनों का जो है आपको मीन, मीडियन, मोड आप लेके आएंगे मंडे को। मैं आपसे पूछूंगी कि किस जो है इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, वेट और इसका जो है मोड क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेल कर्व होता क्या है, ताकि मंडे को आपको समझने में और आसानी। ठीक है, देखिए ये पता नहीं कैसे हटेगा, ये आपको दिख रहा है सबको? ये जो लिखा हुआ है बेल सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, ये दिख यस दिख मैम। दिख रहा है? यस मैम। यस दिख मैम। रहा है मैम। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि ये देखिए बेल कर्व है। ठीक है, ये बेल कर्व है। बेल कर्व में क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका मान लीजिए ये हाइट का या मान लीजिए वेट का ही डेटा है, ये आपके क्लास के वेट का डेटा है। तो वेट जो है आपके क्लास की, मैं मान के चलती हूँ कि 50 केजी है, जो मीन है वो 50 है। तो यहाँ पे जो है इसका प्रॉपर्टीज होता है, जो ये बेल कर्व है ना, ये हमेशा बेल कर्व नहीं होता है। ये आपका, अगर आपका डेटा बेल कर्व निकला है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आता है आपका कि आपका डेटा कैसा है, बेल कर्व है या जो है स्क्यूड हो गया है, कि तिरछा भाग गया है आपका डेटा। ठीक है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को ही दिखा रहा है कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो डेटा का फिगर कैसा आ रहा है, कि वो जो है नॉर्मल बेल कर्व है, घंटी के शेप की तरह है, या जो है प्लस की तरफ ज्यादा भाग गया है, या नहीं तो माइनस की तरफ ज्यादा भाग गया है। ठीक है, ये हमें जो है जब आप अपना डेटा इंसर्ट करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर जो है आपका हम बताता है कि आपका डेटा कैसा है, आपका डेटा बेल कर्व बना रहा है कि आरा तिरछा बना रहा है कि खूब लंबा बन रहा है। तो इसी डेटा से हम निकालते हैं कि उसमें हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। मैंने आपको पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में बताई थी आपको, जब मैं आपको स्केल पढ़ा रही थी। तो जब हमारा नॉर्मल बेल कर्व आता है, तो नॉर्मल बेल कर्व में जो है हमारा मीन, मीडियन, मोड एक रहता है, और इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। अगर आपका मान लीजिए आपने जो क्लास की हाइट ली है और उसका डेटा जो है बेल कर्व बना रहा है, तो आपका जो है उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा। अगर ये आरा तिरछा हो गया, मान लीजिए कि आपके क्लास का डेटा जो है मीन से जो है, मीन के बाद मान लीजिए 50 हमने बोला था कि 50, मान लीजिए कि 50 एवरेज तो मेरा जो है 50 ही आया है, लेकिन 50 के बाद जो है लोग बहुत ज्यादा है, मतलब 50 से जो है ये इधर माइनस आता है। सबको पता है ना ये चीज, लेफ्ट साइड आपका माइनस डिनोट करता है, राइट साइड आपका प्लस डिनोट करता है ना। तो जो अगर ये कभी जो है माइनस की तरफ बहुत ज्यादा भाग जाएगा, कभी ये प्लस की तरफ बहुत ज्यादा भाग जाएगा, तो डेटा हमेशा, कहने का मतलब है कि बेल कर्व नहीं बनाता है, कभी कतार वो आरा तिरछा भी होता है, उसको उसी को हम लोग स्क्यूनेस बोलते हैं। स्क्यूड डेटा है, मतलब डेटा एक नॉर्मल बेल कर्व नहीं बना करके वो भाग रहा है, यानी तो प्लस की तरफ बहुत ज्यादा डेटा आ गया है, यानी तो माइनस की तरफ बहुत ज्यादा डेटा आ गया है, तो हम लोग इसको स्क्यूड डेटा बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। और बहुत बारी ऐसा होता है कि एवरेज में बहुत डेटा आ जाता है, मतलब वो स्क्यूड नहीं होता है, ना प्लस की तरफ भाग रहा है ना माइनस की तरफ भाग रहा है, वो ऊपर की तरफ भाग रहा होता है, तो उसको हम लोग कर्टोसिस बोलते हैं। अगर माइनस प्लस की तरफ भाग रहा है तो उसको हम लोग स्क्यूडनेस बोलते हैं। और अगर मीन वैल्यू पे ही बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है, बहुत ये लंबा टोपी की तरह बन रहा है, तो इसको हम कर्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बेल कर्व का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक होता है।
तो बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन कॉल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको मैं पढ़ाऊंगी। मैं पहले आपको ये पढ़ा दूं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। नॉर्मल बेल कर्व की प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ेंगे। ये आपका नॉर्मल बेल कर्व है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल बेल कर्व है। जब भी मैं आपको नॉर्मल बेल कर्व बोलूं तो आपको इसी बेल कर्व को दिमाग में रखना है और सोचना है कि इसकी प्रॉपर्टीज में क्या बता रही हूँ। ये घंटी के शेप का होता है, इसीलिए इसको बेल कर्व बोलते हैं। घंटी ऐसा ही होता है ना। और यहाँ पे बीच में आपका मीन मीडियन मोड तीनों आता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर आपका डेटा बेल कर्व में आ रहा है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके डेटा का होगा ही होगा। तो इसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। बेल कर्व को ही हम लोग, जब हमारा बेल कर्व बनता है तो उसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है कि मीन मीडियन मोड तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मान लीजिए कि आपके डेटा में जो है हाइट का जब हम जो है बेल कर्व में आ रहा है, आपके क्लासरूम का जो डेटा है वो जो है बेल कर्व में आ रहा है। हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस डेटा का मीन भी बराबर होगा, मीडियन भी बराबर होगा और मोड भी बराबर होगा, तीनों बराबर होगा। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है, किसी को पता है? यहाँ पे हमारा बॉडी भी सिमेट्रिकल है। मतलब सिमेट्रिकल क्या होता है? देखिए, सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है कि जब उसको आप बीचों बीच काट रहे होते हैं तो आपका जो आपका लेफ्ट में पोर्शन है वही राइट में भी होगा। आप अपने शरीर को जब बीच से काटिएगा मत, इमेजिन कीजिए। अगर आप अपने शरीर को बीच से जो है, अगर हम इसको जो है डिवाइड करें तो एक आंख जो है लेफ्ट की तरफ भी होगा, एक आंख जो है आपका राइट की तरफ भी होगा। आधा नाक आपका लेफ्ट की तरफ भी होगा, आधा राइट की तरफ भी होगा। आधा लिप्स आपका लेफ्ट भी होगा और आधा राइट भी होगा। मतलब जब हम अपने शरीर को, हमारा शरीर जो है सिमेट्रिकल है, एक हाथ हमारा लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा। तो इसी तरह जो है बेल कर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि जब हम इसको आधा आधा, मतलब जो हमारा माइनस की तरफ है वही हमारा प्लस की तरफ भी होगा। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, ये तो 0 है, यहाँ मीन मीडियन मोड तीनों 1 है। ठीक है, अगर हम इधर अगर 1 है हमारा प्लस में तो इधर भी 1 है हमारा माइनस में। ये दूसरा हमारा -+2 है तो ये दूसरा हमारा इधर भी -2 है। इधर तीसरा है 3 तो ये भी 3 है, -3 है। मतलब जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे इस डेटा को, तो जो डेटा हमारा लेफ्ट में है वही हमारा डेटा राइट में भी होगा। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा जो है सिमेट्रिकल होता है। तो इसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, जो हमारे लेफ्ट में है वही हमारे राइट में भी होगा। Mathematically, it can be described by 2 parameters, mean and standard deviation. तो इसमें क्या है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में बताई थी आपको कि जो इसका जो है इसमें 2 पैरामीटर से ही हम देखते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इफ डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मैं आपको बताई थी कि अगर हमारा बेल कर्व बन रहा है यानी कि हमारा अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसमें कौन सा टेस्ट लगाएंगे? पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे देखिए डेटा है ना, ये एक हिस्टोग्राम है ना। तो हम जब इसकी सब वैल्यू को ऐसे जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे तो ये एक बेल कर्व बना रहा है ना, नॉर्मल बेल कर्व है ना। ये हमारा यहाँ पे सैंपल साइज 30 है और मान लीजिए कि ये जो है आपका हाइट है। तो जब हाइट है और एक ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल कर्व है, तो इसमें क्या होगा? पहला प्रॉपर्टी क्या था कि इसका मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होगा। पहला तो यही था। दूसरा था कि ये सिमेट्रिकल होगा, मतलब जो आपका लेफ्ट में होगा वही आपका राइट में होगा। ठीक है, तीसरा क्या था कि अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 चीज होगा इसमें। ठीक है, चौथा क्या था कि अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारा बेल कर्व बन रहा है हमारे डेटा का, मान लीजिए हाइट का अगर बेल कर्व बन गया तो हम इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है,
तो ये नॉर्मल बेल कर्व का आपका कैरेक्टरिस्टिक है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होता है, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, मैथमेटिकली इट कैन बी डिस्क्राइब बाय 2 पैरामीटर दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और इफ डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। इतना सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको तो ये मतलब अच्छी बात है अगर सबको समझ में आ गया ये चीज तो। लेकिन डेटा हमेशा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो सारा कैरेक्टरिस्टिक तो होगा ही होगा जो अभी हमने पढ़ा। लेकिन मान लीजिए आपका हाइट का डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कि आपके क्लास में जो है लंबे लोग कुछ ज्यादा ही है। अगर डेटा माइनस की तरफ है, मान लीजिए ये आपका हाइट का डेटा है, ठीक है, हाइट में हमारा एवरेज हाइट निकला है 5 फीट, आपके क्लास में जितने लोग हैं उसका मीन वैल्यू निकला है 5 फीट। हो सकता है कि आपके क्लासरूम में जो है 5 फीट और 5 फीट से ज्यादा बहुत सारे लोग हो। हमारे क्लास में अगर आप लोग 50 लोग बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि 50 लोगों में जो है 30 लोग जो है 5 फीट से ज्यादा हो। तो हमारा क्या होगा? प्लस की तरफ डेटा भागेगा, प्लस की तरफ भागेगा ना, यस मैम। क्योंकि 5 फीट का एवरेज था और एवरेज से जो है 30 लोग जो है एवरेज से ज्यादा है, तो हमारा डेटा क्या होगा? स्क्यूड हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना करके वो तिरछा प्लस की तरफ भागेगा फिर, क्योंकि हमारे क्लास में जो मेरी क्लास है रिसर्च की, इसमें लंबे लोग जाता है तो डेटा हमारा किस तरफ जाएगा? प्लस की तरफ जाएगा, स्क्यूड हो जाएगा। तो इसको स्क्यूनेस बोलते हैं। जब डेटा मान लीजिए अगर 5 फीट जो है एवरेज है, मान लीजिए कि छोटे लोगों की जो है संख्या ज्यादा है, 30 जो है छोटे ही है, तो क्या माइनस की तरफ डेटा भागेगा। आप लोग को समझ में आ रहा है ये चीज? माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी मैम। आ रहा है ना, कि अगर छोटे लोग ज्यादा है तो डेटा किस तरफ भागेगा? माइनस की तरफ। माइनस की ओर। माइनस की तरफ। और कौन सा साइड होगा? लेफ्ट होगा, राइट होगा? लेफ्ट वाला। लेफ्ट होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड अगर डेटा जा रहा है तो इसका मतलब कि जो सैंपल है, जो हाइट है आपके क्लास की, अगर लेफ्ट के साथ स्कूड हो रहा है तो जो आपके क्लासरूम में जो आपकी मतलब बच्चों की हाइट है वो जो है 5 फीट से कम वाले बच्चे ज्यादा है। अगर राइट की तरफ भागेगा तो हाइट बड़ी होगी मैम, हाइट की ज्यादा हाँ, लोग। इसका मतलब है कि 5 फीट से 5 फीट से ज्यादा है। हाँ, 5 फीट के हाइट के लोग आपके क्लासरूम में ज्यादा है। और नॉर्मल बेल कर्व बनेगा तो वो टॉप में आ जाएगा मैम। मीडियम मोड जो है सब दोनों बराबर है, एक दोनों तरफ Yes, बराबर है। मतलब जो एवरेज मेरा Symmetry। आया है, हाँ ये सिमेट्रिकल है, ये दोनों तरफ बराबर है। कि मान लीजिए अगर 50 डेटा है हमारे पास, 50 लोगों की हाइट की डेटा है हमारे पास, तो 25 इधर भी है और 25 इधर भी है, दोनों तरफ बराबर है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है ना बेल कर्व। जो आपका लेफ्ट साइड होगा वही राइट भी होगा। तो अगर हम आपका डेटा, आपके हाइट का डेटा अगर बेल कर्व आता है, मैं कोशिश करूंगी जो आपने मुझे डेटा दिया है उसका बेल कर्व मैं लेकर के आऊं, ठीक है, तो वो आपको अपने क्लासरूम का भी समझ में आ जाएगा कि हाइट वेट कितना है आपके क्लासरूम का। तो इस तरह से भी आपको स्टैटिस्टिक समझ में आ जाएगी। तो आप बेल कर्व देख के बता सकते हैं कि अगर आपके डेटा का बेल कर्व बना है, इसका मतलब कि आपके क्लासरूम में जो है बराबरी का ये है। इधर 25 लोग की हाइट जो है आपकी जो है जो हाइट है बराबर है, मतलब 25 जो है इधर भी है और 25 इधर भी है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल बेल कर्व बना है। ठीक है, अगर बनता है तो। अगर स्क्यूड हो जाता है, राइट की तरफ स्क्यूड होता है, इसका मतलब कि लंबे लोग ज्यादा है। लेफ्ट की तरफ स्क्यूड होता है, इसका मतलब कि जो एवरेज हाइट है उससे लोगों की संख्या जो है ज्यादा है। ठीक है, एवरेज हाइट से जो है लोगों की जो संख्या है वो कम है, सॉरी कम है। तो जब हाइट कम होगी एवरेज से तो ये स्क्यूड किस तरफ करेगा? लेफ्ट की तरफ। और ज्यादा होगी तो राइट की तरफ। और अगर दोनों तरफ बराबर होगा तो ये बेल कर्व बनाएगा, तब इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इतना समझ में आ गया सबको? अच्छा, एक पॉइंट और भी है इसमें, ये दोनों कभी एक दूसरे को टच नहीं करता है। ठीक है, ये जो आपका बेल कर्व बनता है ना, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करता है। अभी 68%, 95%, 99%, ये आपको मैं मंडे समझाऊंगी, आज नहीं बताऊंगी,
आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़, एक दिन में हम लोग को करना है, लेकिन हम जो भी क्लास में कर रहे हैं उसको एक बार रिवाइज करके जरूर आइएगा। स्लाइड सबके पास होगा, अभी स्लाइड सबके पास होगा। नो मैम, आप जिससे पढ़ाते हैं ना, ये जो पीडीएफ है आप एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि मैं बाद में ज्वाइन हुई हूँ इस कोचिंग में। अच्छा ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको उसको ग्रुप में डाल दूंगी ये वाला, ठीक है। तो आप जो है अब जब भी क्लास हो, जब तक आपका स्टैट्स का क्लास चल रहा है, आपका काम है क्लास में 15 मिनट आके पहले बैठ जाना है, या 11:30 बजे ही आके आप क्लास में बैठिए और पूरा रिवाइज कीजिए एक बार, क्योंकि धीरे धीरे अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ तो आपको नहीं समझ, मतलब ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जिस दिन ये ज्यादा हो जाएगा और आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी ये चीज। ऐसे मैं भी आपको बहुत स्लोली लेके जा रही हूँ आपके क्लास में, ठीक है, कि आप सब लोग समझे। किसी को कोई ऐसा हो जिसको आज का क्लास नहीं समझ में आया हो, या जो मैं पढ़ाई हूँ वो बिल्कुल ऊपर ऊपर गया हो, कोई भी, देखिए आप यहाँ सीखने आते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, चलिए एक हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं अपने क्लास की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आज क्लास में, कि स्टैट्स क्या होता है। स्टैट्स क्या होता है मैम? टूल टू समराइज एंड इंटरप्रेट द डाटा। ठीक है, कि हम समराइज जो अपने डेटा को, जो डेटा कलेक्शन हो गया है उसको सबसे पहले हम समराइज करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, समराइज कर लिया हमने एक्सेल सीट पे उसको समराइज कर लिया, लिख लिया सारा डेटा को, ठीक है। उसके बाद हम इंटरप्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, ठीक है, वेरी गुड। मीन में क्या क्या करते हैं, मैम जो डाटा हमारे पास आए हैं टोटलिंग करके जो नंबर्स है उनको डिवाइड कर देते हैं तो मीन निकल जाता है। वेरी गुड। क्लास में एक ही लोग क्यों आंसर कर रहे हैं, और भी क्यों नहीं कर रहे हैं आंसर? मीडियन कैसे निकालते हैं? मैम जो सेंटर डिजिट होती है, मैम जो डेटा जो होता बीच है का वैल्यू होता है, जो मिडिल डिजिट होता है, अगर ऑड नंबर है टू तो से ऑड डिवाइड नंबर का कर जो देते मिडिल हैं, डिजिट है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से वेरी गुड, तब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तीसरा क्या था हमारा, मोड। मीडियन के मोड बाद मोड। मोड था। मोड में क्या होता है, मोड में जो संख्या बार जो बार वैल्यू आ रही बार है, बार आए। वेरी गुड, जो वैल्यू बार बार आ रहा है, वही जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा हो रहा है जिस वैल्यू का, वही हमारा मोड हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है, कौन कौन सा है डिस्पर्सन में, सबसे पहला क्या था, रेंज, रेंज, फिर वेरिएंस वेरिएंस एंड वेरिएंस, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो है हमारा सबसे पहले था रेंज, फिर था ये क्या था, फिर दूसरा वेरिएंस, वेरिएंस, फिर तीसरा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड ठीक है। डेविएशन। तो ये मेजर ऑफ डिप्रेशन हमको क्या बताता है, जैसे कि आपको एवरेज वैल्यू बताया, आपने मीन मीडियन मोड निकाला तो आपको अपने क्लास का एवरेज हाइट पता चल गया। आप अगर मेजर ऑफ डिप्रेशन डिस्पर्शन निकालते हैं तो ये आपको क्या क्या बताता है, मैम अगर एक व्यक्ति की निकालनी है तो वो हमें हाइट वेट निकालने तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये हाँ, तो हम जो है मेजर्स एवरेज ऑफ स्किल। निकालते हैं तो हमें पूरे क्लास का एवरेज पता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि हम एवरेज से हमारी वैल्यू कहाँ है, हम कहाँ आते हैं, हम प्लस में आ रहे हैं, हम माइनस में आ रहे हैं, मतलब एवरेज से जो है हम हमारा डेटा कहाँ है। अगर आपके हम नेट की स्कोर बात करें, अगर नेट का स्कोर मान लीजिए, या मेरे रिसर्च का स्कोर जो है 100 मार्क्स का था, मीन वैल्यू 50 आया है, तो आप जो है एवरेज मार्क्स आया 50 आपके क्लास का, तो 50 से आप किधर है, लेफ्ट में है या राइट में है, आपका मार्क्स कहाँ है। तो जब हम एक इंडिविजुअल चीज का पता करते हैं या इंडिविजुअल डेटा का पता करते हैं, तो हमको उसमें क्या करना होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूज करना होता है, जो हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। क्या क्या है, पहला है रेंज, दूसरा है वेरिएंस वेरिएंस, और तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो सबसे लोएस्ट मेथड है डिस्पर्सन नापने का, वो क्या है, वो रेंज, कौन मैम सा है, रेंज रेंज है। और जो सबसे हाईएस्ट मेथड है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरा हमने पढ़ा था बेल कर्व, या इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। नॉर्मल इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, नॉर्मल इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड जो पहला है क्या वो था, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर बराबर होते हैं, होंगे। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्या था,
सिमेट्रिकल होगा। वेरी गुड, ये सिमेट्रिकल होता है, जो आपके लेफ्ट साइड का डेटा है वही राइट साइड का, मतलब दोनों तरफ डेटा बराबर होगा। ठीक है, तीसरा क्या था? मैथमेटिकली जो होता है इसमें मीन इसमें एंड मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएशन होता को है। देखते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का ही यूज होता है। इसका मतलब है कि इसमें हम रेंज, और दूसरा क्या था? रेंज और मैम से स्टैंडर्ड डेविएशन। हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो हम अब दो दो क्या था? एक था रेंज और दूसरा क्या था? रेंज के बाद क्या था? ये डिस्पर्सन में आपका वेरिएंस था ना। वेरिएंस। तो इसका मतलब हम रेंज और वेरिएंस इसमें नहीं यूज करते हैं। मैथमेटिकली इसमें हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही देखते हैं। ठीक है, जब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही देखेंगे। ठीक है, और क्या था चौथा पॉइंट? फटाफट बताइए, चौथा पॉइंट क्या था? इसमें हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। जब भी आपका बेल कर्व बनेगा या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हम इसमें कौन सा टेस्ट लगाएंगे? पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, और ये दोनों जो है कभी आपस में नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे है ना, ये दोनों कभी भी आपस में टच नहीं होता। ठीक है, तो ये सारा चीज था। अगर ये पॉजिटिव की तरफ है तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्यूनेस। स्क्यूनेस। और अगर ये जो है एक ही जगह मीन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब आपके क्लास में जो एवरेज डेटा है वो बहुत ज्यादा, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, ये लंबाई में जा रहा है, मतलब ये अब इधर लेफ्ट राइट नहीं होकर के ये एक ही जगह बहुत सारा डेटा आ जा रहा है। ठीक है, ये तो ये पहाड़ की तरह बन रहा है, तो तब क्या होगा? कर्टोसिस। इसका मैं फिर से आपको क्लास लूंगी अभी मंडे को। अभी इसमें बहुत चीज पढ़ना है, तो अभी मैंने आपको मतलब बेसिक चीज बताई हूँ मैं इसके बारे में कि ये होता क्या है। तो इतना समझ में आ गया कि आपका डेटा से क्या क्या बन सकता है। आपके डेटा से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है जिसको हम बेल कर्व कहते हैं। आपका डेटा स्क्यूड हो सकता है, यानी तो लेफ्ट की तरफ हो सकता है, यानी तो राइट की तरफ हो सकता है। आपके डेटा का कर्टोसिस बन सकता है, अगर आपके डेटा का जो है मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि 5 फीट की हाइट जो है, मान लीजिए बहुत सारे हैं आपके क्लास में, 50 बच्चों में 40 बच्चे जो है 5 फीट के ही है, तो हमारा सारा डेटा एक जगह आके जमा हो जाएगा ना। ठीक जी है, मैम। तो देखिए पहाड़ की तरह बन जाएगा, मतलब ये जो है लेफ्ट राइट में ज्यादा नहीं जाएगा, ये जो है लंबाई में ज्यादा जाएगा। तो जब डेटा बिल्कुल लंबा हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा कर्टोसिस हो जाता है। तो जब भी आपका डेटा फॉर्म होगा तो कितने तरह से होगा? एक होगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बेल कर्व बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा कि आपका डेटा स्क्यू हो सकता है। स्क्यूड मतलब जो है, हो सकता है कि प्लस की तरफ वैल्यू ज्यादा हो या माइनस की तरफ वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए। कर्टोसिस हो सकता है कि एक ही जगह बहुत सारा डेटा आकर के जो है जमा हो जाए। तो 3 तरह से आपका डेटा बनता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक में आज हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है कि नॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, बेल कर्व आता है आपके डेटा का, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे को। तो अभी आज मैं जितना पढ़ाई हूँ वो रिवाइज करके रखिएगा, फिर इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जी मैम। कोई है? मैम हाँ हाँ बताइए। मैम, इसमें जो माइनस आ रहा है बेल वाले में, तो हम्म। उसको कर्टोसिस बोलेंगे ना माइनस वाले को, और जो नहीं नहीं, प्लस वो वाला है उसको स्क्यूनेस। नहीं, स्क्यूनेस बोलेंगे। अगर माइनस की तरफ ज्यादा जा रहा है, प्लस की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब डेटा आपका स्क्यूड हो गया। अगर वो माइनस की आधा ओर जा रहा है। तिरछा, स्क्यूड मतलब हो गया आधा तिरछा, मतलब जो है तिरछा जा रहा है, यानी तो ओके। लेफ्ट की तरफ तिरछा जा रहा है, यानी तो राइट की तरफ। स्क्यू वो हो गया। लेकिन मान लीजिए कि आपके क्लास में 5 फीट के 50 लोगों के जो है आपने डेटा दिया है मुझे, और 5 फीट के लोग जो है 40 है, तो 10 ही डेटा हमारा इधर उधर जाएगा ना। बाकी 40 डेटा तो एक जगह ही आ जाएगा, तो एक ही जगह पहाड़ की तरफ बन जाएगा। तो जब पहाड़ की तरफ बनेगा, अभी मैं मंडे को इसको फिर से करूंगी कंटिन्यू, एक ही जगह पे ढेर सारा डेटा आ जाएगा, आपके मीन वैल्यू पे ही बहुत सारा डेटा आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्टोसिस। कर्टोसिस। ठीक है, जब पहाड़ की तरफ जाएगा, एक ही जगह बहुत सारा डेटा आ जाएगा, तो कर्टोसिस हो जाएगा। और जब आपका आरा तिरछा जाएगा, स्क्यूड मतलब होता ही यही है, आरा तिरछा। तो जब आपका डेटा माइनस की तरफ बहुत ज्यादा हो जाएगा या प्लस की तरफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको स्क्यूनेस बोलेंगे कि आपका डेटा स्क्यूड डेटा है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलिए, तो आज क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। मंडे को फिर आपकी क्लास होगी, जो मैंने होमवर्क दिया है होमवर्क करके आएंगे आप लोग। ठीक है,
चलिए ओके।